हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। लास्ट क्लास में हमने, वैसे तो मैंने कहा था मैं पी ब्लॉक स्टार्ट कर रहा है, लेकिन पी ब्लॉक स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कहा था कि पहले मैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर पूरा इनऑर्डिक केमिस्ट्री की कॉन्सेप्ट है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग के। तो प्रीवियस क्लास के अंदर अपने सारे कंसेप्ट कंप्लीट नहीं हुए थे और अब अपन आगे कुछ कंसेप्ट और रह गए हैं जो इम्पोर्टेंट थे, जो पी ब्लॉक के अंदर काम आएंगे, तो उनको भी थोड़ा सम अप कर दूं मैं। तो लास्ट क्लास में ये तो बता ही दिया था कि किसी पीरियड में अपन जब लेफ्ट राइट चलते हैं तो वैलेंसी शेल रिमेन सेम, बट नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स वन बाय वन इंक्रीज, ठीक है। और साथ में लेफ्ट राइट चलते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, लेफ्ट राइट चल रहे हैं तो साइज डिक्रीज हो रहा है, लेफ्ट राइट चल रहे हैं तो साइज डिक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होना मतलब ये हो गया कि न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे इंक्रीज हो रहा है, तो लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज हो गया, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो गई, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन की लेने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। यानी ये हो गया कि अगर लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी तो लेफ्ट टू राइट नेगेटिव आयन बनाने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, और लेफ्ट टू राइट जब नेगेटिव आयन फॉर्म करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी तो नॉन मेटलिक करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम होगी, केटायन बनाने की टेंडेंसी कम होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिक्रीज होगा, मेटलिक करेक्टर डिक्रीज होगा। तो पीरियोडिक टेबल में जो राइट हैंड साइड पर एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, जेड इफेक्ट कम है, आयनाइजेशन एनर्जी कम है, इजीली केटायन बनाते हैं। और राइट साइड में जो एलिमेंट्स हैं वो उनके जेड इफेक्ट ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाते हैं, तो उनमें नॉन मेटलिक करेक्टर है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैंने लास्ट क्लास में कहा था, मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टर्म्स से भी एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो होती है जब कोई एक इलेक्ट्रॉन है, जब न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम में जब इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको हम डेल्टा EgH से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डेल्टा EgH से लिखते हैं, ठीक है। एंथैल्पी चेंज, तो इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमको ये क्लियर है कि कोई जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, 11 से पढ़ रहे हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलो या फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलो, तो कोई भी, तो उसके लिए डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आती है। जैसे हम देखते थे कि N2 प्लस थ्राइस S2 गिव्स 2NH3, तो इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो यहां पर क्या था, प्लस 92.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा N2 3S2 2NH3 डेल H नेगेटिव 92.5 लिखते हैं। तो डेल्टा H की वैल्यू अगर कहीं नेगेटिव आ रही है तो हम क्या बोल देते हैं? डेल्टा H नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये भी, ठीक है। अगर डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव है तो वो एक्सोथर्मिक है, ठीक है। यानी ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज को आप नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होने को बताता है, यानी एंथैल्पी चेंज को बता रहा है। तो आप नेगेटिव चार्ज को कंफ्यूज मत करो, ये इतनी एनर्जी रिलीज हुई है 92.5, ठीक है। जैसे कोई प्रोसेस है, ठीक है, अब जैसे A प्लस कोई A गिव्स B है, A गिव्स B है तो 10 एनर्जी रिलीज हुई, C गिव D है और 20 एनर्जी रिलीज हुई, तो ऊपर वाले रिएक्शन का डेल्टा H हो जाएगा -10 और इसका हो जाएगा -20। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आप ये मत कहो कि जो सेकंड रिएक्शन है उसमें एनर्जी कम रिलीज हो रही है -20, नहीं, माइनस डिक्रीज होने को बता रहा है। आप खाली मैग्नीट्यूड से मतलब रखो, इसके अंदर 10 एनर्जी रिलीज हुई, इसके अंदर 20। तो अगर डेल्टा H जितना मोर नेगेटिव है, इसका मतलब रिएक्शन उतना ज्यादा एक्सोथर्मिक है। जैसे इस रिएक्शन का A गिव्स B का डेल्टा H -10 है, मतलब 10 एनर्जी रिलीज हुई।
C gives D का डेल्टा H -20 है, मतलब 20 एनर्जी रिलीज हुई, तो यहाँ 10 एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ 20 हुई, यहाँ डेल्टा H की वैल्यू -10 या डेल्टा H की वैल्यू -20, तो डेल्टा H मोर नेगेटिव मतलब मोर एनर्जी रिलीज, ठीक है। जैसे यहाँ इसमें सेकंड में डेल्टा H की वैल्यू मोर नेगेटिव है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और अगर ये लिखा हुआ हो जैसे X gives Y और Z gives C, कोई भी रिएक्शन अज्यूम कर ली, तो अब अगर इसका वैल्यू डेल्टा H +50 है और इसका डेल्टा H +100 है, इसका मतलब ये हुआ कि X जब Y में कन्वर्ट हो रहा है तो 50 एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, और Z जब C में कन्वर्ट हो रहा है तो 100 एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो डेल्टा H पॉजिटिव आ जाए तो ये होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस, और डेल्टा H नेगेटिव आ गया तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का, तो ये जैसे एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम है, और ये न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस में नॉन मेटल ले लेता हूं, क्योंकि बेसिकली हम नॉन मेटल की ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सिग्निफिकेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस नॉन मेटल के लिए ज्यादा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो एन इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 होती है, क्योंकि इनफाइनाइट पर जब इलेक्ट्रॉन है तो उस पर कोई फोर्स नहीं है। अब जब उस पर कोई फोर्स नहीं है तो कोई एनर्जी नहीं है, इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 है। अब इनफाइनाइट से वो किसी नॉन मेटल में आता है। नॉन मेटल किसको कहते हैं, जिसके जेड इफेक्ट क्या होते हैं, जिसके जेड इफेक्ट मोर होते हैं, जिसके जेड इफेक्ट ज्यादा है, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा इनफाइनाइट से एटम में तो क्या करेगा, एटम इनफाइनाइट से जब इलेक्ट्रॉन एटम में एंटर करेगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। क्यों रिलीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एटम में एंटर करेगा तो इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 से कम हो जाएगी। आपको मालूम है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव होती है। 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ते थे कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी -13.6 है, सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी -3.4 है, थर्ड ऑर्बिट में जो है वो -1.9 है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एटम में नेगेटिव इसलिए होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एक्चुअली जब इनफाइनाइट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एटम से अलग है, एटम में नहीं है। तो n = इनफाइनाइट पर जब इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन एटम में नहीं है, एटम से अलग है, तब उसकी एनर्जी 0 होती है, क्योंकि उस पर कोई फोर्स काम नहीं करता है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एटम में एंटर करता है तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लग जाता है, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, और जब उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है तो उसकी एनर्जी 0 से कम होने लग जाती है। उसकी एनर्जी क्या होने लग जाती है, 0 से कम होने लग जाती है। और अगर एनर्जी कम होने लगेगी तो नेगेटिव में, 0 से कम होने लग जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो रही है तो जितनी भी कम हो रही है उतनी एनर्जी बाहर आ रही है। जैसे टंकी में पानी कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक है। हम बार बार टंकी में पानी पंप करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हम वाटर को यूज करते रहते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि टंकी में पानी कम हो रहा है, मतलब वाटर क्यों टैंक से कम हुआ, वाटर टैंक से इसीलिए हुआ कि वाटर बाहर रिलीज हो गया। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जब इनफाइनाइट से एटम में एंटर करता है तो उसकी एनर्जी कम हो रही है तो बाहर रिलीज हो रही है। इसीलिए नॉन मेटल्स की हमेशा ध्यान रखो बेटा, नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, मतलब एक्सोथर्मिक होती है। यानी नॉन मेटल में जब भी इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। और मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसीलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि नॉन मेटल तो नेगेटिव आयन बनाते ही नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देके अपने अंदर होल्ड कर ही नहीं पाते हैं। नोबल गैसेस के ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम इसीलिए नोबल मेटल्स के लिए क्या बोल देते हैं कि उनकी नोबल मेटल्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली पॉजिटिव होती है। तो नोबल मेटल्स की नोबल एलिमेंट्स की, मेटल गलत बोल गया मैं, नोबल एलिमेंट्स की, नोबल गैसेस की, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हाईली पॉजिटिव है। हाईली पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, अगर हमको हीलियम में, नियॉन में, आर्गन में, क्रिप्टॉन में इलेक्ट्रॉन डालना है, वैसे तो पहली बात जाएगा नहीं,
ठीक है। लेकिन अगर हमको इन एलिमेंट्स में, इन नोबल गैसेस में, हीलियम में, नियोन में, आर्गन में इलेक्ट्रॉन डालना ही है तो हमको बाय फोर्स डालना पड़ेगा, यानी एनर्जी देके डालना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव है डेल्टा एच की वैल्यू। तो जब ये टर्म कहीं यूज हो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली पॉजिटिव, कंफ्यूज मत करो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली पॉजिटिव, इसका मतलब वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन, वो एटम इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है। तो अगर वो नहीं ले रहा है तो हम उसको जबरदस्ती उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो जब भी ये टर्म आ जाए, या इवन देन ये आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली पॉजिटिव क्यों होती है, तो आप लिखोगे इसके ऑक्टेट कंप्लीट है, फुलफिल्ड होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है। तो इसको अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर सेट करना ही है तो बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे तब सेट होगा। हाँ, सेट होने के बाद भी बाहर निकल के आ जाएगा। जैसे आप मान लो कहीं जाना ही नहीं चाहते हो, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूशन पे जाना ही नहीं चाहते हो, या किसी प्लेस पर आप जाना ही नहीं चाहते हो, ठीक है, लेकिन आपको कोई फोर्स कर रहा है तो भी नहीं जाना चाहते, तो आपको 4-5 जने पकड़ के और उस प्लेस पे छोड़ के आते हैं आपको, या उस जगह बिठा के आते हैं, ठीक है। तो वहां आप स्टेबल नहीं हो, वहां से वापस भाग के आ जाओगे, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, बहुत बार स्कूल, जो नर्सरी के बच्चों की बात कर रहा हूँ, स्कूल जाना ही नहीं चाहते हैं, तो वो बिल्कुल घर पे जिद करके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स उनको पकड़ के जबरदस्ती स्कूल में बिठा के आते हैं, तो वो वहां अनस्टेबल है, जैसे ही उनको मौका मिलता है भाग के बाहर आ जाएंगे। तो वही वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती बिठाया ज्यादा एनर्जी देके, ठीक है, वो अंदर जाएगा, जैसे ही वो एनर्जी का वो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हमने जैसे ही देना बंद किया, वापस इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ये टर्म आ जाए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज हाईली नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज हाईली नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा। हाईली नेगेटिव का मतलब वो उस एक्सोथर्मिक है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ये ए इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है, ए इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और जब ए इलेक्ट्रॉन गेन करके ए माइनस में कन्वर्ट हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है 10। बी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और बी माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, ये सारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रही है 20। सी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सी माइनस में कन्वर्ट हो रहा है 30, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ए इलेक्ट्रॉन गेन करके ए माइनस में कन्वर्ट हुआ तो डेल ए, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी हो गई, ए की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई -10, ठीक। और अगर मैं बी की बात करूं तो बी का इलेक्ट्रॉन बी माइनस, तो बी का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया -20, और सी का इलेक्ट्रॉन हो गया C माइनस, तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी C का हो गया -30, ठीक है। तो अब देख लो कि इसका मतलब क्या हुआ, C का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन तीनों में से किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव है, C का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव है, इसका मतलब C जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यानी इसका आपसे कोई पूछे कि ABC में जेड इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका है, ABC में जेड इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका है, तो जो अगर मैं बात करूं ABC, तो मैं ये क्या तो अगर मैं इनके ट्रेड बनाऊं तो लेफ्ट राइट क्या होगा, A से ज्यादा जेड इफेक्ट B का, B से ज्यादा C का, जेड इफेक्ट इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज, टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव आयन, टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव आयन इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव C की है, तो C जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। C देखो, ये जो एनर्जी रिलीज हुई 10, 20, 30, ये अट्रैक्शन फोर्स का मेजरमेंट है, यानी इस A ने इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट किया, तो एनर्जी कम रिलीज हुई। B ने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट किया तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई। C ने इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा अट्रैक्ट किया तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई। यानी C ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है
या सी में जब इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो सी पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा काम कर रहा है, तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी, क्योंकि एनर्जी अट्रैक्शन फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा अट्रैक्शन ऑपरेट होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो ये इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई नेगेटिव मतलब गुड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, गुड नॉन मेटल है, अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, यानी सी अच्छा नॉन मेटल है, गुड नॉन मेटल है, जल्दी से नेगेटिव आयन बनाएगा। अब यहां पर ध्यान दो बेटा, यहां पर जो आता है, अब यहां एक्सेप्शन आता है। अगर मैं बात करूं फ्लोरीन के बारे में, हेलोजेंस के बारे में, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाँ, तो मैं एक बात तो क्लियर कर दूं बेटा, किसी भी ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, जेड इफेक्ट डिक्रीज होता है। ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, तो जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो साइज क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। साइज बढ़ता जाता है और जेड इफेक्ट कम होता जाता है। ये हमेशा ध्यान रखो बेटा। इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स, तो टॉप टू बॉटम जब भी हम किसी ग्रुप में आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जेड इफेक्ट यानी न्यूक्लियस का इफेक्ट आउटरमोस्ट ऑर्बिट पर डिक्रीज हो रहा है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे तो डिक्रीज होगा, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। नंबर ऑफ इनर ऑर्बिट्स बढ़ रही है तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? इनर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होते हैं वो न्यूक्लियस के इफेक्ट को बाहर जाने से रोकते हैं, उसको शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे सर्कल बढ़ेंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ेंगे, जैसे फ्लोरीन में सेकंड वैलेंसी शेल है, क्लोरीन में मतलब फ्लोरीन में 2 ऑर्बिट है, क्लोरीन में 3 ऑर्बिट है, ब्रोमीन में न्यूक्लियस के अराउंड 4 ऑर्बिट है, आयोडीन में न्यूक्लियस के अराउंड 5 ऑर्बिट है, 5 पीरियड का है। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जितने ज्यादा ऑर्बिट होंगे शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, क्योंकि हर ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा जो न्यूक्लियस के चारों तरफ होगा। तो इनर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होंगे वो जितने ज्यादा होंगे शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, क्योंकि इनर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होते हैं वो न्यूक्लियस के इफेक्ट को आगे जाने से रोकते हैं। तो टॉप टू बॉटम क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। टॉप टू बॉटम क्या होता है? टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट, टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? इंक्रीज होता है। और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियस के इफेक्ट को वो कम करता है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से न्यूक्लियस का इफेक्ट कम होता है, ठीक है। अब यहां पर जेड इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है, मेन पॉइंट ये है, जेड इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इन जनरली हम क्या बोलेंगे? डिक्रीज होगा, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट समझ में आ गया। इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड न्यूक्लियस के इफेक्ट को बाहर जाने से रोकते हैं। मैं 11th के बच्चों को समझाने के लिए, तो आप तो कह रहे हैं 12th में हो, लेकिन 11th के बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, वो आपको भी दे रहा हूं। मेरे हाथ में ये टॉर्च है, ये जला दी, तो इसकी जो लाइट है वो सामने जो ऊपर जो छत है, ऊपर जो रूफ है, उस पर पहुंच रही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसी टॉर्च को अब मैं इधर थोड़ा सा आगे आ गया हूं। अब मेरे ऊपर ये फैन चल रहा है बेटा। अब ये फैन का क्लाउड है, 3 ब्लेड का क्लाउड है। अब ये जो इस लाइट सोर्स से, इस लाइट सोर्स से या इस टॉर्च से, इस लाइट सोर्स से जो लाइट ऊपर छत पे पहुंच रही है, वो इस फैन के 3 ब्लेड के जो क्लाउड है उसमें से पास होकर ऊपर जा रही है। तो ये फैन का जो क्लाउड है, ये फैन का जो क्लाउड है, इस क्लाउड में से जब लाइट की इंटेंसिटी पास होकर ऊपर जाएगी तो वो कम पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि जो फैन का ब्लेड का क्लाउड है वो लाइट की इंटेंसिटी को आगे जाने से रोकेगा, एक बैरियर बनाएगा, स्क्रीन बना देगा, शील्ड करेगा, रोकेगा जो ऊपर क्लाउड है, तो इंटेंसिटी कम पहुंचेगी। तो शील्डिंग इफेक्ट भी उसी तरह से है कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो न्यूक्लियस के इफेक्ट को आगे जाने से रोकते हैं। जैसे इस लाइट सोर्स की लाइट को फैन के ब्लेड का जो क्लाउड बन रहा है वो ऊपर जाने से रोक रहा है। पूरा नहीं रोक पाएगा लेकिन फिर भी कुछ रोक लेता है। तो ये टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ती है, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। किसी भी ग्रुप में हमेशा ये कॉमन चलेगा। अब अगर हम ये डिस्कस करें तो
अगर मैं इस पॉइंट को लेके चलूं तो इस हिसाब से तो फिर ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, फ्लोरीन की होनी चाहिए, ऑब्वियसली फ्लोरीन की होगी, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन का जेड इफेक्ट सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और ये है बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये तो हो गई हमारी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये हो गई हमारी ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये हो गई हमारी आयोडीन की, तो बिल्कुल कम होगी, सीधी बात है। क्लोरीन का जेड इफेक्ट सबसे ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा, ब्रोमीन, इन तीनों में कंपेयर कर रहा हूं, क्लोरीन का जेड इफेक्ट ज्यादा, इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा, ब्रोमीन और स्लो गेन करेगा क्योंकि उसका न्यूक्लियस इतना पावरफुल नहीं रहा शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ जाने की वजह से, आयोडीन का और कम रहा। अब देखो इन फ्लोरीन में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, क्लोरीन में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ब्रोमीन में 1 2 3 4 5 6 7, आयोडीन में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये तो बात समझ में आ गई। तो इस हिसाब से तो जो फ्लोरीन का, इस हिसाब से तो क्या है, इस हिसाब से जो फ्लोरीन का जेड इफेक्ट है, ठीक है ना, इस हिसाब से तो जो फ्लोरीन का जो जेड इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन का जेड इफेक्ट सबसे हाईएस्ट, फ्लोरीन का जेड इफेक्ट तो सबसे हाईएस्ट है, तो फ्लोरीन सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसकी ये तो यहां आना चाहिए, पर हमने ऑब्जर्व क्या किया, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्लोरीन से, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम है, यानी ये तो ज्यादा है लेकिन यानी इसका मतलब क्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एलिमेंट हो गया। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों हो गया, तो इसका आंसर है बेटा, रीजन क्या है, एक्चुअल में लेफ्ट टू राइट क्या होता है, जैसे लिथियम, देखो आप, मैं प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूं, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन तक आते आते साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। सबसे छोटा एलिमेंट अगर पी ब्लॉक का कोई है तो वो फ्लोरीन है, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना नोबल गैसेस को तो अलग से बाद में डिस्कस करने वाले हैं, तो फ्लोरीन स्मॉलेस्ट है, फ्लोरीन का जेड इफेक्ट सबसे ज्यादा है, लेकिन साथ में एक प्रॉब्लम और खड़ी हो गई, क्योंकि लेफ्ट राइट साइज छोटा होता जा रहा है और उसमें नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, यानी मैं क्या कर रहा हूं, मेरे क्लासरूम को तो छोटा करता जा रहा हूं और नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ा रहा हूं, तो बच्चों को कंजेस्टेड फील होगा। तो फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन का सरफेस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बहुत ज्यादा डेंसर होता है, फ्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है वो बहुत ज्यादा डेंसर होता है, तो फ्लोरीन में जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, नया आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्शन फील करता है, आने वाला जो नया इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन में जो आने वाला नया इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो क्या फील करता है, फ्लोरीन में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन इस सरफेस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से रिपल्शन फील करता है। मैं इसको एक और एग्जांपल से बताऊं कि अपन जब मार्केट में आप घूमते ही रहते हो, देखते रहते हो, तो ये जो लंबे टेम्पो आते हैं जिन, ठीक है, 3 व्हीलर ऑटो जो आते हैं बड़े वाले, उसमें क्या होता है, बहुत मतलब खचाखच पैसेंजर भरे हुए रहते हैं, सवारियां होती है उसके अंदर, ठीक है, पता चला उसमें बैठ सकते हैं 8 जने और बैठे हैं 15-16 जने एकदम। अब क्या हुआ, ड्राइवर तो हो गया उसका न्यूक्लियस, ठीक है, अब वो तो देखता है जितने ज्यादा पैसेंजर आए उतना अच्छा है। अब आप एक खचाखच भरा हुआ ऑटो आपके पास आ रहा है और आप ऑटो का, उसी ऑटो का वेट कर रहे थे, तो आप तो चाहोगे मैं बैठ जाऊं, इधर से ड्राइवर भी आपको खींचेगा, यानी ड्राइवर तो हो गया न्यूक्लियस, और आप भी चाहते हो कि हम जाऊं क्योंकि आपको भी उसकी जरूरत है। तो क्या होता है कि आप उसके अंदर उतना इजीली सेट नहीं हो पाते हो, क्योंकि जो रिमेनिंग पैसेंजर्स होते हैं वो अवॉइड करेंगे आपको कि ना नहीं बैठे तो ज्यादा अच्छा, वो रिपेल करेंगे, बोलेंगे कहां बैठेगा तुम, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होता है कि फ्लोरीन का जो सरफेस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है वो बहुत ज्यादा डेंसर हो जाता है, बहुत ज्यादा डेंसर हो जाता है, बहुत छोटा साइज ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें वो खुद ही इलेक्ट्रॉन एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो आने वाला जो नया इलेक्ट्रॉन है, वो फ्लोरीन के सरफेस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से रिपल्शन फील करता है, और फ्लोरीन के सरफेस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से रिपल्शन फील करता है, तो इस रिपल्शन की वजह से
वो इलेक्ट्रॉन उतना इजीली गेन नहीं कर पाता है जितना हम सोच रहे थे। ठीक है, यही अगर ऑटो 8 सीटर है और 6 जने बैठे हुए हैं और जगह है तो आप तेजी से कूद के बैठ जाओगे और कोई पैसेंजर को ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर वही वाली चीज है बेटा कि फ्लोरीन का हाई सरफेस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेंस सरफेस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बहुत ज्यादा डेंसर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बहुत डेंसर है, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फील करता है। अब क्वेश्चन ये है, अब क्या होता है, लेकिन अगर मैं फ्लोरीन को छोड़ दूं, चलो हटा दिया, अब मैं इन तीनों की बात करूं तो ये तीनों एक ऐसे एलिमेंट है जिनमें 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन भले इसका साइज छोटा है फिर भी इतना छोटा नहीं है कि नए इलेक्ट्रॉन को बिठाने में बाकी इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जगह तीनों में खाली है, इस जगह तीनों में खाली है। तो अब जब जगह तीनों में खाली है तो एक इलेक्ट्रॉन है, अब जगह तीनों में खाली है तो वो इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें जाएगा, इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जब ये आ रहा है, इन सबको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जब ये आ रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जब ये आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर खींच के चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन खींच के चला जाएगा इधर, क्योंकि क्लोरीन का जेड इफेक्ट इन तीनों में से सबसे ज्यादा है, तो जो ज्यादा खींचेगा। ठीक है, 3 ऑटो खड़े हैं, तीनों में स्पेस है बैठने के लिए, एक ड्राइवर आपको बार बार बुला रहा है, बड़े रेस्पेक्ट से आपको आवाज लगा रहा है, ठीक है, तो आप उसमें चले जाओगे क्योंकि आपको वहां से कॉल ज्यादा मिली। ठीक है, तो यहां पर इस वजह से क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जेड इफेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन फ्लोरीन का नहीं चलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक अजम्पशन लेके एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं कि जैसे फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, F माइनस बना, ठीक है, और एनर्जी रिलीज हो गई, सपोज करो 1 मिनट। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, Cl माइनस बना, ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, Br माइनस बना, I ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, I माइनस बन गया। ठीक है, तो अब अगर यहां पर एनर्जी रिलीज हुई 20, तो या 15 ही होगी या 10 ही होगी, क्योंकि कम ही होगी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि क्लोरीन ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देगा, जेड इफेक्ट ज्यादा है, ब्रोमीन कम देगा और आयोडीन बिल्कुल ही कम देगा। तो आयोडीन इस इलेक्ट्रॉन को बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देगा, तो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम एनर्जी रिलीज होगी। अब लेकिन यहां पर रिपल्शन की वजह से क्या होगा, एनर्जी यूं देखा जाए, इस ट्रेड को देखूं तो यहां एनर्जी निकलनी चाहिए थी 25, पर 25 नहीं निकली, 25 की जगह निकली 18। क्यों? क्योंकि उस रिपल्शन फोर्स को कंपनसेट करने के लिए बाकी एनर्जी खर्च हो गई। तो अब अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म में लिखूं, अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म में लिखूं तो फ्लोरीन का डेल्टा H हो जाएगा, वो हो जाएगा -18। क्या हो जाएगा? -18। ये देखो, जैसे अब मैं अगर यहां पर लूं फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन F माइनस, तो इसका फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -18, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितना हो जाएगा? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -20, ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -15, आयोडीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -10। ठीक है, तो अब देख लो, तो हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका आ गया? क्लोरीन का। तो आपको अगर ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव में आता है कि पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, सबसे हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है? बच्चे फ्लोरीन लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग आंसर है। सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है उसमें सबसे ज्यादा किसकी है? क्लोरीन की। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट नेगेटिव होता है, या यूं बोलो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सबसे ज्यादा होता है। यानी सबसे फास्ट नेगेटिव आयन बनाने वाला कोई अगर एटम है, न्यूट्रल आइसोलेटेड, कौन सा न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम सबसे फास्ट नेगेटिव आयन बनाएगा? तो आप लिखोगे क्लोरीन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है, और साथ
हमारे 12th के अंदर एनसीईआरटी बुक के अंदर भी एक क्वेश्चन है, लेकिन बुक के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है, 12th बुक के अंदर क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन फ्लोरीन एक्सप्लेन। तो समझ में आ गया आपको, साइज का रेफरेंस देना है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा डेंसर है, इस वजह से क्या हो जाता है, उसका रिपल्शन फोर्स आ जाता है। फ्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है, लेस नेगेटिव हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, ठीक है। तो इसी तरह से नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम जितना सोचते हैं उतना नहीं आता, उससे कम आता है, या उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन का कम है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन का इसलिए कम है, यानी इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करता है नाइट्रोजन, तो आप उसका वही रीजन लिखोगे कि नाइट्रोजन में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। इन जनरल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन जनरल बात करूं मैं तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये सेकंड पीरियड के नॉन मेटल्स हैं, और सेकंड पीरियड के नॉन मेटल्स का साइज छोटा होता है। इस वजह से इन सारे सेकंड पीरियड के नॉन मेटल्स की, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम जो एक्सपेक्ट करते हैं उससे कम आती है, ठीक है। ये खाली फ्लोरीन पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, सेकंड पीरियड के नॉन मेटल सारे नॉन मेटल पे हो रहा है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। तो अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की सीक्वेंस की बात करूं तो कार्बन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना ना, तो कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन, लेकिन सॉरी नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन, ठीक, और ये हो गया। अब नाइट्रोजन की कम हो गई, क्यों हो गई? हाफ फील्ड की वजह से। और यहां पर भी फास्फोरस से ज्यादा सल्फर सर, क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, ठीक है। मैंने कंपेयर किया था ग्रुप में बेटा, ग्रुप में तो अब जो अगर किसी को अच्छा एक मिनट रुको, कंफ्यूजन हो रहा है, क्लियर कर रहा हूं, 2 मिनट रुको, ठीक है, पहले ये देख लें। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये इसकी, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम क्यों हो गई? हाफ फील्ड की वजह से। सीक्वेंस यही रहेगा, लेकिन कार्बन और सिलिकॉन में किसकी ज्यादा? सिलिकॉन की। मैं ये कह रहा हूं फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी ज्यादा? क्लोरीन की। ये सीक्वेंस आता है, यानी इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनके नीचे वाले एलिमेंट से कम होती है, यानी फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा हो जाएगी, जबकि होनी फ्लोरीन की ज्यादा चाहिए थी। अब जबकि मैं आऊंगा ब्रोमीन पर और आयोडीन पर, ठीक, तो फिर वापस ये ट्रेड आ जाएगा जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा किसकी आ गई? क्लोरीन की आ गई सारे नॉन मेटल्स में। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सीक्वेंस है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब ऑर्डर बनाने का आता है तो इस तरह से आपको ध्यान रखना कि सेकंड पीरियड नॉन मेटल्स की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम होती है, यानी फ्लोरीन की कम होगी क्लोरीन से, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऑक्सीजन की कम होगी सल्फर से, नाइट्रोजन की कम होगी फास्फोरस से, कार्बन की कम होगी सिलिकॉन से। जबकि लेफ्ट राइट तो इंक्रीज होगी, लेकिन फिर यहाँ नाइट्रोजन, फास्फोरस, लेफ्ट राइट तो इसमें भी इंक्रीज होगी, इसमें भी इंक्रीज होगी, क्योंकि साइज फैक्टर तीनों में स्मॉल है, ठीक है, तो चारों में स्मॉल है, तो लेफ्ट राइट हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम घटेगी, लेकिन एक्सेप्शन ध्यान रखो, ठीक है। जनरल तो यही बोलेंगे, लेकिन एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा? फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की हो जाएगी, जबकि होनी किसकी चाहिए थी? फ्लोरीन की। मैंने बता दिया, पर इसकी ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है अभी समझ में आ गया, ठीक है, साइज छोटा है इनका। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सीक्वेंस है, ठीक है। कभी कोई डाउट हो जाए तो आप वीडियो में तो फैसिलिटी है, आप उसको पोस्ट करके और 20, 25, 30 या 1 मिनट रिमाइंड करके और रिप्ले देख लो वापस, ध्यान दो बेटा। अब ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात, ठीक है, जबकि इतना डिटेल में नहीं था पर फिर भी मैंने पढ़ा दिया। अब हम बात कर रहे हैं सक्सेसिव, अपन ये पढ़ते थे 11 में सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, यानी किसी भी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होती है कि हम किसी एटम में से जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, ठीक है, जब हम किसी, ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इसमें ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ठीक है। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी 1, ये आयोनाइजेशन एनर्जी 2, ये आयोनाइजेशन एनर्जी 3। तो किसी भी एटम में जैसे एल्यूमिनियम होता है, उसके वैलेंसी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक एक करके निकल रहा है। ये एक निकला, ये दूसरा निकला और ये तीसरा निकला। तो किसी भी एटम में आउटरमोस्ट ऑर्बिट से जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो जो एनर्जी खर्च होती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट या आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट बोलते हैं। सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो Ie2, थर्ड को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो Ie3। अब डेफिनेटली जैसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, केटाइन बन जाता है और केटाइन का साइज छोटा होता है, और केटाइन का साइज छोटा होने की वजह से क्या होता है, केटाइन का साइज छोटा है तो केटाइन स्मॉलर साइज का है तो उसका जेड इफेक्ट बढ़ जाता है। तो लेफ्ट राइट क्या हो रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा, ठीक है, तो रेडियस क्या होता जाएगा, रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन जो हैं वो तो अपनी जगह मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा, जेड इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीज हो जाएगी। यानी Ie1 से ज्यादा क्या होगा, Ie2, और Ie2 से ज्यादा क्या हो जाएगा, Ie3, क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा काम करेगा। अब बचे इनमें कर रहा है, अब ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बाकी दोनों बच्चे जो इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। क्यों, क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ गया। एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब बाकी इस बचे हुए इलेक्ट्रॉन पर जो जेड इफेक्ट है, इफेक्ट न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनसे ज्यादा है, तो हमेशा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीज होगी, ठीक है। अब एल्यूमिनियम के वैलेंसी शेल में लाइट चली गई बेटा। अब अपन ये बेसिक कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूस करते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास लेना पड़ेगा। ओके, बाय बेटा।